सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। एज यूजुअल हम कर रहे थे सोल्यूशन। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी इसका अपलोड हो चुका है। बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेक्चर था जिसमें मैंने सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या होते हैं ना, सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सबको एक्सप्लेन किया था। उसके साथ साथ हम वेपर प्रेशर में भी आगे बढ़े थे, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझा था वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर इवापोरेशन वेपराइजेशन में डिफरेंस भी समझा था। तो कल वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, दिस इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, कोशिश करें जितना जल्दी इस लेक्चर में हम आगे बढ़ें, चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी। ठीक है, ढंग से पढ़ते जाएंगे। खैर, कोई भी चैप्टर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक लेवल अप होते जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन उसको हम बहुत आसान करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हूँ बात है। आई एम योर इम्यूट्रिपली केमिस्ट्री मेंटर, सबको पता है। ठीक है, आई एम अ जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड ऑल्सो परसिंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो आज जान लो, जो मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ उपाध्याय एंड ये रहा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने ये सब किया था, शुरुआत की थी सोल्यूशन की। सोल्यूशन में समझा था कि मिक्सचर हेटेरोजेनस होमोजेनस, ढंग से होमोजेनस को समझा था। फिर आगे बढ़े थे हम कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन की तरफ। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के हमने सॉल्वेंट सॉल्यूट को समझा। फिर साथ ही साथ वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है और वो कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, वो भी हमने समझा। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ चीजें लिखी, क्या वॉलेटाइल लिक्विड के बारे में पढ़ा। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिक्विड जो बहुत आसानी से, बहुत इजीली, कंप्लीटली अपने आप को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, उसको वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। इट मीन्स वॉलेटाइल होना एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। ठीक है, मतलब वेपर फॉर्म होता है, उसको हम वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर इवापोरेशन, वेपराइजेशन, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझाता है ना, बस इस सिंपल सा रीजन था। ठीक है, बस एक्स्ट्रा डेटा और कुछ नहीं। चलिए, तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास जो शुरू होगी वो हम शुरू करेंगे बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अभी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे बताओ सब लोग कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कितनों को पता है एक्चुअल में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सब सुनते तो आ रहे हो ना बचपन से। एक सेकंड थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक है, सब सुनते आ रहे हो बचपन से कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जरा मुझे कोई बताएगा? अगर मैं तुमसे पूछूं डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलोगे? क्योंकि इस चैप्टर में याद रख लो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग नहीं, जनरली फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब का टर्मिनोलॉजी बड़ा यूज होगा, तो पहले उस चीज को समझोगे तभी तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा हम डेफिनेशन याद करके रखते हैं कि जिसपे क्या हो, कोई भी लिक्विड जो है वो किसमें अपना स्टेट कहाँ से कहाँ, लिक्विड से गैसेस में चेंज कर ले, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बहुत लेम सा डेफिनेशन हो सकता है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए डेफिनेशन बताया जा सकता है, लेकिन अभी आप क्या है, एक ड्रॉपर है। इट मेक सेंस कि आप क्या कर रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। और देखो समझो, बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या करता है कि हम अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेटेड है? जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर आप राइज करते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। अब एक्चुअल में अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन की जाए तो कैसे होगा, आओ समझो। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। और देखो क्या करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर था। ठीक है, और इस कंटेनर में हमने क्या डाल दिया कि एक वॉलेटाइल लिक्विड को फिल कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। अब मैंने क्या बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट किससे डिफाइन होगा, जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे किसी भी लिक्विड की। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो लिक्विड एक वॉलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो वो फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड लेते हो तो फिर आप उसको हीट अप करते जाओ, कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स हमने कंटेनर के अंदर एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, और इस वॉलेटाइल लिक्विड को लगे हम यहाँ, लेट्स से हमारा ये एक बर्नर है, इस बर्नर से हम लगे इसको हीट करने। अब थोड़ी देर क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद ये देखने को मिलेगा कंटेनर के अंदर क्या हो गया भाई, ये वेपर्स फॉर्म हो गए, है ना। ठीक है, अब जैसे ही वेपर फॉर्म हो गए, मैंने आपको बताया क्या कि कंटेनर्स के वॉल पे क्या लगता है भाई, वेपर प्रेशर लगता है। बिल्कुल लगता है सर, पढ़ा है कल का लेक्चर, है ना, पिछले वाले लेक्चर में। तो कंटेनर्स के वॉल पे क्या होगा, प्रेशर, जिसके वजह से जो वेपर्स हैं इसके अंदर, क्या ये वेपर जो है वो प्रेशर लगाएंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, वीपी। इट मींस वेपर का प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर। ठीक है सर, अब ये बताओ, क्या ये प्रेशर सिर्फ कंटेनर के अंदर ही है? सराउंडिंग्स का भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना। तो बाहरी वाले हिस्से को, इस कंटेनर के बाहरी वाले हिस्से को, बाहरी वाले एरिया को, मतलब ये जो बाहर का एरिया है, ये सराउंडिंग्स है, इस सराउंडिंग के प्रेशर को एक बात के लिए मैं बोल देता हूँ कि इट इज योर एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको मैं पी ई एक्स टी लिखता हूँ।
PEXT का मतलब क्या है कि इट इज एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर भी कुछ प्रेशर है जो कि वेपर का प्रेशर है, और कंटेनर के बाहर जो सराउंडिंग है वहां भी कुछ प्रेशर होगा जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर का एक ऐसी वैल्यू, टेम्परेचर की एक ऐसी वैल्यू, टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जिसपे तुम्हारा लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो वो सेम हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। और अगर इस चीज को मैं करेक्टली सही तरीके से कह रहा हूं, इट मींस टेम्परेचर की कैसी वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट जिसमें जो लिक्विड है आपका, जो भी आपने नॉन वोलेटाइल लिक्विड लिया है, उसका जो वेपर प्रेशर बना, ठीक है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। सेम उसी पॉइंट को, उस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को हम सिंपली बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट का। मतलब कहने का मतलब ये, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए है ना, नॉन वोलेटाइल लिक्विड लिए, सॉल्यूट नहीं मतलब लिक्विड के लिए अगर नॉन वोलेटाइल, तो क्या होगा, जब उसको हीट अप करेंगे तो वेपर प्रेशर बनेगा, और उस वेपर के प्रेशर से क्या होगा, जो अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और जो एक्सटर्नल प्रेशर है सराउंडिंग्स का, अगर वो दोनों एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टेम्परेचर की हम इतनी वैल्यू कर दें कि बाहर का प्रेशर और अंदर का वेपर प्रेशर वो दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ऐसा टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसी वैल्यू जिसमें दोनों प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? अगर समझ आया तो बताओ, क्लियर है? सबसे कम पॉइंट जिस पे लिक्विड गैस में बदल जाए, ना ना ना, अब नहीं, अब नहीं, आज से नहीं। आज से डेफिनेशन क्या है भाई, आज से डेफिनेशन क्या हो गई, आज से डेफिनेशन हो गई कि द पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द temperature at which the external pressure of surrounding is equals to the vapor pressure of a non-volatile liquid is known as boiling point. अभी तक बच्चों वाला डेफिनेशन आप पढ़ते आ रहे थे कि द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल, ये वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, समझे? क्लियर? अरे बता दो भाई कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बाहर का जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर मान लो उसको मैं कहता हूँ कि मान लो 5 बार है, प्रेशर यूनिट क्या होती है, बार होती है, और मान लो अंदर का प्रेशर है वो अभी 2 बार है। अब तुम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 50 डिग्री तक तुम गए, और 50 डिग्री तक जो ही गए तो तुम्हारा जो पी एक्सटर्नल था वो अंदर के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो ये जो 50 डिग्री समझ रहे हो, इसी 50 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही अगर मैं यहाँ नॉन वोलेटाइल लिक्विड की जगह वाटर ले लेता हूँ, तो आपको पता होगा कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप वाटर के टेम्परेचर को 100 डिग्री पे ले जाओगे, क्या होगा, वाटर से बना हुआ जो वेपर का प्रेशर होगा और एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा वो बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे, उस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। इट मींस T इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्लियर? क्लियर? ये है एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मतलब बॉइलिंग पॉइंट का। समझ आ गया बॉइलिंग पॉइंट का मतलब? समझ आ गया? जल्दी से बताओ, समझ आ गया कि नहीं? आ गया होगा यार अब तो, क्या बात है। तो लिख लिया जाए भाई आइए लिख लिया जाए। लिख लीजिए कि द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड when the vapor pressure of it equals to the external pressure termed as boiling point। अब तो क्लियर हो गया भाई साहब, अब तो समझ आ गया होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेट होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट रिलेट होगा वेपर प्रेशर से। मतलब वेपर प्रेशर का मेजर रोल है किसमें, एक बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना जी? क्लियर? चलिए अब, अच्छा एक चीज और, हाँ एक चीज और, इसी के अंदर देखो दो तरह की बॉइलिंग पॉइंट होती है। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, और एक को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो याद है एसटीपी एनटीपी एक बार तुम लोग पूछे से, है ना, जिसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ अगर बॉइलिंग पॉइंट के लिए बोलूँ, तो एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझ लो। देखो
स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में जो भी हमारा प्रेशर होगा उसको हम बार में एक्सप्रेस करते हैं। किसमें? बार में। यूनिट है प्रेशर की, है ना। मतलब अगर मैं कह दूं कि अगर P एक्सटर्नल आपका 1 बार है तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसी टेम्परेचर की वैल्यू लिख लो, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर Vp इज इक्वल्स टू 1 बार, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में जो प्रेशर होता है उसको हम ATM में एक्सप्रेस करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको लिख लो कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर, ये लिक्विड का बोल रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 ATM। बस सिंपल है। अब तो समझ गए कि नॉर्मल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। बस यूनिट के एक्सप्रेशन का अंतर है। अगर हम 1 ATM के बराबर करते तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और अगर 1 बार के बराबर कर दे तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना अब तो? क्लियर है? आई थॉट इट इज क्लियर। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट परेशानी तो नहीं दिख रहा है ना किसी को? कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं है ना? बताओ बताओ जल्दी से। सबको समझ आया? सबको समझ आया? आया कि नहीं? अरे आया? चलो अगर आया तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? प्रॉपर्टी जब हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इससे डायरेक्टली सवाल आते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। इस चीज को समझो। क्यों? क्योंकि यही नहीं, ये वेपर प्रेशर का रिलेशन जो है ना, ये एक्चुअली आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे आओ। देखो बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी थोड़ा देख ले। क्लियर? चलिए, बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1। नंबर 1 में क्या है समझो। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या बोला मैंने? कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे। मतलब विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। लिख लो, विथ इंक्रीज इन P external, it means external pressure, the boiling point को मैं BP लिख रहा हूं शॉर्ट में, boiling point of liquid also increases। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। किससे? किसे? एक्सटर्नल प्रेशर से। इट मींस अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया तो अपने आप बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखो इस चीज को ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं। क्या बोला मैं? समझो। मान लो कि तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो मान लो कि तुम्हारा 0.5 ATM है। जस्ट फॉर अ रैंडम एग्जांपल से समझो। अब मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है, जो तुम्हारा बाहरी का है ना, एक्सटर्नल प्रेशर है तुम्हारा बाहरी का। लेट्स से कोई एक T1 टेम्परेचर पर अगर एक्सटर्नल प्रेशर है बाहरी का, वो मान लो तुम्हारा, इसको P एक्सटर्नल कह देता हूं, वो मान लो तुम्हारा 1 ATM है। ठीक है। और सिमिलरली मैं एक और एक्सटर्नल प्रेशर डिफाइन करता हूं। ओहो, क्या हो गया यहाँ? सिमिलरली एक और एक्सटर्नल प्रेशर है PXT। इसको दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर कह लो, इसको पहला एक्सटर्नल प्रेशर कह लो। ये कुछ टेम्परेचर T2 पे है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह दूं, ये मान लो 2 ATM है। अब इस केस में तुम खुद बताओ कि अगर T1 टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है और T2 टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर 2 ATM है और तुम्हारा वेपर प्रेशर 0.5 ATM है, तो अगर तुमको 0.5 ATM से 1 ATM पे जाना है, सो T1 टेम्परेचर मान लो लगेगा।
सिमिलरली अगर 0.5 से तुमको 2 ATM में जाना है तो T2 टेम्परेचर लगेगा। अब तुम मुझे खुद बताओ कि अगर 0.5 से 1 पे जाना में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा कि 0.5 से 2 पे जाना में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। थोड़ा चैट सेक्शन देखते हैं कितना समझे हो इस चीज को, जरा मुझे बताओ, खुद देख के समझो समझो कि अगर मेरे को वेपर प्रेशर को बराबर करना है P एक्सटर्नल 1 के, तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो T1 है। और अगर वेपर प्रेशर को P एक्सटर्नल 2 के बराबर करना है तो उसके लिए जो टेम्परेचर लगेगा वो क्या लगेगा, T2 लगेगा। अब जरा मुझे बताओ कि T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? 2 पे ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। और कोई और भी तो कोई बताओ, और किसी समझ नहीं आया? मैं सिंपल सी चीज पूछा हूं। T2, T2 वेरी गुड, सबसे रिस्पॉन्स है T2, बहुत सिंपल सी चीज है। इट मींस कि अगर T2 है वो T1 से ग्रेटर है, मतलब तुमको टेम्परेचर जो है वो ज्यादा लगाना पड़ रहा है। मतलब यहां देखो, पहले में एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम था, अब तुमने एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करके 2 एटीएम कर दिया सेकंड केस में। तो जब तुम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा रहे हो तुम्हारा टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है इट मींस तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अरे रिलेट करा दिए, रिलेट करा दिए। तो यही चीज तो मैंने यहां लिखा है कि विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया इट मींस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, क्लियर है? तो T2 अगर ग्रेटर है इट मींस बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्या बात, क्या बात, समझ आया? अरे बता दो यार अगर समझ आया तो, जल्दी से। समझ आया सबको? सबको समझ आया? जल्दी बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वही चीज मैंने लिखवाई है। चलो ये तो पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पेश किया जाए, अगला। अच्छा अगली प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा ये भी मजेदार है क्योंकि समझोगे डायरेक्टली सवाल भी बनाए जाते हैं इससे। इस चीज में समझो, देखो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि पहले तो हमने रिलेट किया किसको, बॉइलिंग पॉइंट से सीधे रिलेट किया किसको, टेम्परेचर से। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन एक्सटर्नल प्रेशर से देखा तो क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट जितना, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ जाएगा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर की, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है। ध्यान से समझो, आओ देखो मैं इसको समझाता हूँ। देखो इसमें लिखो कि एज वेपर प्रेशर Vp, ठीक है लिख ही देता हूँ पूरा, एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड increases its boiling point decreases। ये क्या उल्टा खेल हो गया क्या? मतलब उधर तो क्या हो रहा था कि जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे थे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन इधर क्या है कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, या फिर वेपर प्रेशर अगर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब ये मैं चाहूं तो डायरेक्टली ये चीज को तुमको बता के डायरेक्टली ये चीज रिलेट आराम से करा सकता हूं कि वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, और रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो क्यों, क्योंकि कई बार जेई में डायरेक्टली ये सवाल पूछा भी गया है और आपके एमयू ट्रिपल में पूछा गया है। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर में, आपके एमयू ट्रिपल सोल्यूशन चैप्टर में इससे सवाल पूछा गया है कि अरेंज करिए, वेपर प्रेशर दे देगा और बोलेगा अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ जे वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो ये चीज तुमको बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुमको रीजंस मतलब एक्सप्लेनेशन से समझना है कि कैसे है तो बोलो रिलेट कराऊं, नहीं तो बोलो आगे बढ़ू, तुम लोग से पूछता हूँ मैं। समझना है कि कैसे है अच्छे से एक्सप्लेनेशन से। हम्म, बताओ समझना है या फिर डायरेक्ट पॉइंट याद करके आगे बढ़ोगे? बताओ जल्दी। कि एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब ये कैसे होता है समझना है? रिलेट कराइए, समझ नहीं आ रहा है या फिर एक्सप्लेन करिए या फिर रिलेट करके। और कोई यार रिलेट करके, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट अच्छा समझना है या फिर डायरेक्ट याद रखना है, ये बताओ। याद रख लोगे इस पॉइंट को कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर समझोगे रिलेट करके? अच्छा चलो बढ़िया। सर कुकर अच्छा हाँ कुछ एक्सप्लेनेशन आप लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये समझिए समझिए, देखिए देखिए ध्यान से समझिए। इसको ऐसे समझो, देखो मान के चलता हूँ कि हमारे पास
एक्सटर्नल प्रेशर है लेट्स से 2 atm, है ना, ये एक मार्क है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर का, जिस हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर है कितना 2 atm, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस एक्सटर्नल प्रेशर को मैं ऐसे दो केसेस बनाता हूं, समझो, एक बनाता हूं केस 1, एक बनाता है केस 2, ठीक है। अभी मुझे ये समझो कि मान लो मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर है 2 atm, अब ये इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मेरे को मान लो इस 2 atm को एक्सटर्नल प्रेशर को घटा के अगर मेरे को, मतलब एक केस में से इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर एक स्टैंडर्ड दे दिया गया जो कि 2 atm है, ठीक है। और केस 1 में मैं लेता हूं, मान लो कि किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 0.7 atm है, ठीक है। और केस 2 में लेता हूं, मान लो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, दो डिफरेंट लिक्विड हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक एक्सटर्नल प्रेशर की रेफरेंस लाइन है जो है 2 atm की, ठीक है। हमारे पास दो केसेस हैं जिसमें एक वेपर प्रेशर मैंने 0.7 atm लिया, केस 2 ले रहा हूं जिसमें मैंने वेपर प्रेशर को कितना ले लिया, लेट्स से 0.3 atm, ठीक है। हमारे पास दो केसेस है, ठीक है। अभी मुझे ये समझाओ कि अगर मेरे को केस 1 से, मतलब कि वेपर प्रेशर 0.7 atm से 2 atm पे जाना है, ठीक है। और सिमिलरली केस 2 से भी मेरे को कहां जाना है, 2 atm पे, मतलब 0.3 से 2 atm जाना है। तो ये बताओ कि मेरे को जाने में किसमें ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, ये बताओ किसमें ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, केस 1 में या केस 2 में। दो कितने सिंपल सी चीज है, ये देखो ये 0.7 atm है तो ये थोड़ा नजदीक है 2 atm के, इट मींस इसमें जो टेम्परेचर लगेगा वो थोड़ा कम भी लगेगा तो चलेगा एज कंपेयर टू केस 2। क्यों? क्योंकि केस 2 में देखो 0.3 atm है, अरे भाई यहां से 2 पे जाना ज्यादा लगेगा ना, तो इसमें जो है वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब अगर केस 2 में टेम्परेचर ज्यादा है इट मींस जो हीट होगी वो भी यहाँ क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ज्यादा हीट की जरूरत होगी कि नहीं होगी, ये बताओ, ज्यादा हीट की जरूरत होगी कि नहीं होगी, ये बताओ, होगी। और इस केस में जो हीट होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू केस 2। क्यों? क्योंकि 0.7 से तुम 2 पे जा रहे हो, और वेपर प्रेशर जो केस 2 उसमें 0.3 से 2 पे जा रहे हो, तो 0.3 और 2 इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है ना, तो ज्यादा डिफरेंस इट मीन टेम्परेचर ज्यादा, इट मीन हीट ज्यादा। और केस 1 में वेपर प्रेशर 0.7 है तो ये डिफरेंस कम तो टेम्परेचर कम तो हीट कम। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। अब जरा जो स्टेटमेंट लिखा हूं उसको पढ़ू। मैंने क्या लिखा कि एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, मतलब कि सेकंड केस में वेपर प्रेशर 0.3 atm था और फर्स्ट केस में कितना हुआ, 0.7 atm हुआ। मतलब केस 2 से केस 1 में वेपर प्रेशर बढ़ा है, इट मींस एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो जैसे ही हमने केस 2 से केस 1 में शिफ्ट किया इट मीन 0.3 से 0.7 वेपर प्रेशर हुआ है, तो वेपर प्रेशर तो बढ़ा है लेकिन देखो टेम्परेचर और हीट कम हुआ है। अरे अब समझ गए सर, इट मींस कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ा दिए तो अपने आप टेम्परेचर और हीट कम देनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। इट मींस दोनों में इनवर्स रिलेशन है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर, कंसाइज और सिंपल सा कॉन्सेप्ट। समझ आया? समझ आया? बोलो अब इससे आसान कैसे रिलेट कराऊं, बताओ इससे आसान कैसे रिलेट कराऊं, इससे आसान कैसे एक्सप्लेन करूं, तुम ही सब बताओ मेरे को। समझ आया कि नहीं? सबको समझ आया? सबको समझ आया? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? देखो वेपर प्रेशर जितना ज्यादा हीट उतनी ज्यादा, समझ रहे हो? देखो इस चीज में ध्यान से समझो, यहाँ क्या लिखा है मैंने। देखो वेपर प्रेशर इस केस में कम है, इस केस में ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर जिसमें जितना कम हीट उतनी ज्यादा, और जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा हीट उतनी कम, इट मींस वेपर प्रेशर इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। क्या बात है, क्लियर? चलिए सबको क्लियर हो गया? हाँ? जोहा सिद्दीकी आपको क्लियर है? आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्लास में आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया था। क्लियर है? सबको क्लियर होगा, है ना जी? चलिए 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 चलिए, तो अब ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रॉपर्टीज थी ये दोनों हमने वो चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है बट चलो उस चीज को समझ लो, इसलिए क्योंकि आगे उसको बताता, बट चलो यही समझ लो क्योंकि आगे जो है वो डायरेक्टली उस केस को मैं यूज करूंगा ताकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा ध्यान से समझो।
थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन की, किसमें? अब देखो, अब यहाँ पिक्चर में आएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसको ऐसे समझो कि मैंने तुमको क्या बताया था कि दो तरह की लिक्विड होती है, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल। खुद सोचो, वॉलेटाइल क्या होता है, पीछे बता चुका हूँ कि वॉलेटाइल एक ऐसी लिक्विड होती है जिसमें तुरंत जो है कंप्लीटली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है आसानी से। और नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ऐसी टेंडेंसी जिसमें वेपर में इजिली कन्वर्ट हो जाए पूरी लिक्विड, उसको वॉलेटाइल कहेंगे। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। मैं क्या करता हूँ कि अब मैं तुमको बॉइलिंग पॉइंट रिलेट कराता हूँ किससे। अगर मैं क्या करूँ कि किसी एक वॉलेटाइल लिक्विड में मान लो कि मैं बाहर से नॉन वॉलेटाइल लिक्विड ऐड कर दूं तो क्या होगा। मतलब कि लेट्स सपोज अगर मैं एक ऐसा लिक्विड लिया हूं जिसमें मैं बाहर से कोई नॉन वोलेटाइल मटेरियल लाके उसमें ऐड कर दे रहा हूं। मान लो हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड था, उसमें बाहर से एक नॉन नॉन वोलेटाइल मटेरियल, उसको मान लो लेट्स से हम कह लेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर लाके डाल दें। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास मान लो एक वोलेटाइल लिक्विड है, उसमें अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाके डाल देता हूं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, उस चीज को समझो। देखो, इसको लिख लो कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ वोलेटाइल लिक्विड, एक मिनट, टू अ वॉलेटाइल होगा ना, टू अ वॉलेटाइल लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। और सबको पता है कि अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो अभी पीछे पड़े हैं, इनवर्स रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का। इट मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। अब कितनी सिंपल चीज है ना, सोचो। मैंने क्या किया कि एक वॉलेटाइल लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को लाके ऐड कर दिया, और जैसे ही हमने ऐड किया उस वॉलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, अभी हम पीछे पढ़ के ही आ रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट के। तो जैसे ही वेपर प्रेशर उस लिक्विड का डिक्रीज होगा, अपने आप बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझो, आओ देखो, मैं एक कंटेनर लिया लेट से, और उस कंटेनर के अंदर मैं क्या किया हूँ कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐसे ऐड कर दिया हूँ। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कह रहा हूँ, वोलेटाइल लिक्विड मैंने लिया है, ये हमारी एक वोलेटाइल लिक्विड है। इट मीन समझ लो कि वोलेटाइल सॉल्वेंट है। वोलेटाइल लिक्विड इट मीन्स हमारा ये एक सॉल्वेंट है। अब एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट मतलब वॉलेटाइल लिक्विड में मैं क्या करता हूँ, बाहरी से, ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये कुछ सॉल्यूट थे, ये कैसे सॉल्यूट है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल मतलब ये आसानी से वेपर नहीं बनाते हैं, मतलब ये समझ लो वेपर नहीं बनाते हैं। तो मैं दो केसेस लेके समझाता हूँ तुमको। लेट्स से एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें प्योर वॉलेटाइल लिक्विड है, और एक कंटेनर है जिसमें वॉलेटाइल लिक्विड के साथ साथ मैंने क्या किया, इसमें क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। अब सोचो, ये बताओ, जो पहला केस है इस पे इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, या फिर जो दूसरा केस है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कहोगे क्या बकवास कर रहे हो सर, कितनी सिंपल सी तो चीज है। यहाँ आपने प्योर वोलेटाइल लिक्विड लिया है, इट मींस इसमें इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे लिक्विड के, वो क्या करेंगे, वो पूरे के पूरे जितने मॉलिक्यूल होंगे सब के सब वेपर बना लेंगे एकदम आराम से। तो जाहिर सी बात है, इसमें वेपर ज्यादा, इट मींस वेपर प्रेशर ज्यादा। लेकिन इस केस में देखें तो वॉलेटाइल के साथ साथ क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूटेड भी एडेड है। इट मींस इसमें जो प्रेशर बनेगा वो कम, वेपर जो है वो कम बनेगा, और क्योंकि वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा।
मतलब केस वन जिसमें हमने प्योर वोलेटाइल लिक्विड लिया है उसमें क्या होगा, पूरी की पूरी लिक्विड वेपर बना लेगी और उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। लेकिन सेकंड केस में जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो अब वोलेटाइल तो है उसके अंदर लेकिन साथ में नॉन वोलेटाइल भी तो है, तो पूरा जो है सॉल्वेंट वो कंप्लीटली क्या होगा, वेपर नहीं बनाएगा। इट मीन जो वेपर नहीं बनेगा ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो सेकंड केस में वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। और जैसे ही मैंने क्या बोला कि वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब मैंने क्या लिखवाया कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ वोलेटाइल लिक्विड, मतलब इसको आप चाहें तो सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, यहां मैं सॉल्वेंट भी लिखवा देता हूं ब्रैकेट में, डोंट वरी। क्या होगा, द वेपर प्रेशर लिक्विड डिक्रीजेस, और पीछे पड़ा अभी इनवर्स रिलेशन होता है वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में, तो जैसे ही वेपर प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो गया, बढ़ जाएगा। इट मींस सेकंड केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, अरे सर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट इन फर्स्ट केस। क्लियर, कंसाइज और आसान सा कॉन्सेप्ट, सबको क्लियर है? सब बताएगा यार, एक बार सब अपना अपना रिस्पॉन्स दे दो प्लीज। सबको क्लियर है क्या ये तीनों प्रॉपर्टी? और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसीलिए तीनों प्रॉपर्टी में बहुत ढंग से समझाया तुम सबको। बता दो बता दो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ समाप्ति होती है हमारी पूरी अच्छे वाली कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट की, उससे हमने रिलेशन भी देखा। ये सब स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है, आगे काम आएगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले जनरली मेरे को यहाँ से अब शुरू करना चाहिए राउल्ट्स लॉ, सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ, लेकिन मैं शुरू नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पीछे हमने वेपर प्रेशर समझ लिया, बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया, उसकी प्रॉपर्टी समझी, इवेपोरेशन वेपराइजेशन समझा, सॉल्यूट सॉल्वेंट समझा। अभी आगे मेरे को टेक्निकली पढ़ाना तो चाहिए, इसके बाद क्या राउल्ट लॉ या फिर हेनरी लॉ है ना, सॉल्युबिलिटी, फिर धीरे धीरे हम क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते। लेकिन 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 थम जाओ, थोड़ा थम जाओ, इसलिए क्योंकि मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ाया है। कितनों को याद है मूल कॉन्सेप्ट? मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे किसमें, सोल्यूशन वाले चैप्टर में, सबको पता होगा जो शुरू से जुड़े होंगे मेरे साथ। तो अब क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म मैं आज यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो आज और कल हो सके तो कंसंट्रेशन टर्म चलेगा इसी के अंदर, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा के जब रिलेट कराऊंगा ना, अब देखो सवाल इसलिए है क्योंकि अगर आगे मैं तुमको राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ यहाँ से पढ़ाऊं तो उसमें मोल फ्रैक्शन नाम का शब्द यूज होता है, और राउल्ट्स लॉ पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड है। तो अगर मैं तुमको मोल फ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ाया हूँ, है ना, तो वो चीज क्या होगी, रिलेट करने में थोड़ी क्या होगी, दिक्कत होगी, इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहीं रोकेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जब कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम वापस चलेंगे राउल्ट्स लॉ पे, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हमारा राउल्ट्स लॉ होगा, फिर वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फिर सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ, सब देखेंगे, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक। तो अभी अब शुरू हो रहा है सेकंड पार्ट यहाँ से, कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ाया हूँ, और जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ वो अगर मैं यूज करता हूँ तो दिक्कत होगी समझने में। अगर मैं डायरेक्टली लिखवा दूँ कि यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के राउल्ट्स लॉ, तो फिर समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए पहले कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जो मोल कॉन्सेप्ट से जुड़ा है मेरे साथ उसको ये चीजें पता होंगी कि मैंने बोला था कि वहां कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ा के सॉल्यूशन में पढ़ाएं तो ज्यादा सही लगेगा, है ना। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स। आइए, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पहला पार्ट हमने खत्म कर लिया है, ठीक है, 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। अभी कंसंट्रेशन टर्म सेकंड पार्ट चालू हो गया हमारा। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म पहले होता क्या है समझो तो। देखो कितनी सिंपल सी चीज है ना, कंसंट्रेशन टर्म बहुत आसान है, कुछ है नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, हमने सॉल्यूशन पीछे पढ़ा, शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था सॉल्यूशन का, चैप्टर ही सॉल्यूशन है भाई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। हाँ सर ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो कितनी सिंपल सी चीज है, क्या करूंगा, इंडिविजुअल को ऐड कर दूंगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है सर, ये तो बता चुके हो। कंसंट्रेशन टर्म बताओ ना, बताता हूँ आप देखो। देखो कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है समझो। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है ना, कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं शुगर सॉल्यूशन, तो मैं तुमसे कह दूं कि कितना शुगर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, कितना शुगर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, उसी को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का, कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म।
सो कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी भी सोल्यूशन के अंदर, मतलब किसी भी सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट लिया, कितना सोल्यूट लिया, अगर उनका कैलकुलेशन पार्ट हम देखें तो वो हम डिस्कस करते हैं इन कंसंट्रेशन टर्म में। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, इट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सोल्यूट, कितने अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसी को एक्सप्रेस करने का एक सिंपल सा तरीका है कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन। ठीक है सर जी, चलिए ठीक है, तो समझ आ गया। अब पढ़ना क्या क्या है और समझो। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। किस चीज का परसेंटेज, समझो। तीन तरह के परसेंटेज हम पढ़ेंगे, कौन सा, आज शायद यही तीनों तक हो पाए, अगर आगे होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर अप कर दे। ठीक है, आज ही परसेंटेज समझेंगे। किसी का परसेंटेज, पहला मास बाय मास परसेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म है ये, पहला कंसंट्रेशन टर्म है, या फिर इसी को वेट बाय वेट परसेंट बोला जाता है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट। दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, एम बाय भी, या फिर इसी को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। ठीक है, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर क्या, इसी को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं, इसको या फिर कुछ नहीं बोलते। ठीक है फ्लो में आ रहे थे ना हम, इसलिए या फिर हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आओ समझे। चलिए, पहला कंसंट्रेशन टर्म की हो गई है शुरुआत, जो कि क्या है, मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट, या फिर इसी को वेट बाय वेट परसेंट कहा जाता है। तो चाहे आप वेट बाय वेट परसेंट बोलिए, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, या फिर मास बाय मास, इसको मैं एम बाय एम परसेंट से रिलेट करता हूं, और इसको मैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट से डिनोट करता हूं। ठीक है, चलो अब क्या है आओ समझो। देखो, मास बाय मास परसेंट, तो ये तो पता चल गया कि भाई ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, उन दोनों का क्या है, परसेंटेज है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है सर जी, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मैं मास बाय मास या फिर वेट बाय वेट, दोनों को एक ही को बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीज नहीं है, एक ही चीज है, समझो थोड़ा ध्यान से। तो अगर मैं कहता हूं मास बाय मास परसेंट, इसका मतलब क्या है, देखो मास बाय मास परसेंट का मतलब है, मतलब इसको आप मास परसेंट भी कह सकते हो। ठीक है, मास बाय मास परसेंट क्या होता है, हमेशा याद रख लो। अरे क्या लिखा हूं मैं, सॉल्यूट सॉल्यूट दो दो बार लिख दिया हूं क्या, यहाँ सोल्यूशन होगा ना। हाँ, देखो मास बाय मास परसेंट क्या होता है, समझो। मास बाय मास परसेंट होता है, देखो ये सॉल्यूट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, समझ लो, जो भी सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मास परसेंट निकालते हैं हम। तो ये समझ लो, जो मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये सब किसके लिए है। इस पूरे चैप्टर में मेजर चीज हम डील करेंगे आपके सॉल्यूट के ही साथ। ठीक है, तो समझिए, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट किसको कहते हैं, और समझो मास बाय परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, ऊपर भी मास नीचे भी मास। तो सिंपल सी चीज है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, क्या करें, सॉल्वेंट, ना जी ना, फिर से सॉल्यूट लिखा यार, क्या मेरा दिमाग, मास ऑफ सॉल्यूशन, भूल के भी सॉल्वेंट ना लिखना, इनटू 100, यही है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। मतलब किसी भी सोल्यूट का मास अगर किसी सॉल्यूशन में हमको निकालना हो तो हम किससे निकालेंगे, मतलब मास परसेंटेज अगर निकालना हो। लेट्स से मैं कह दूं कि हमारा एक सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन, उसमें मेरे को मास परसेंट बताओ कि शुगर का कितना है। हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, उसमें मास परसेंट बताओ शुगर का कितना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी मास परसेंट ऑफ सोल्यूट को निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन से। इसको टोटल मास ऑफ सोल्यूशन भी कहा जाता है। टोटल मास नहीं बोलो क्योंकि सोल्यूशन में ऑलरेडी सोल्यूट और सॉल्वेंट आ जाते हैं, इट मींस ये टोटल मास है। तो मास परसेंट क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा ये समझो। मास परसेंट अगर पढ़ना सीख जाओगे ना इस कंसंट्रेशन टर्म में, तो अपने आप आसान हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
मतलब मास परसेंट में जो भी आपका मास ऑफ सोल्यूशन होगा उसको हम हमेशा किस में एक्सप्रेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम में। तो मास परसेंटेज को क्या पढ़ते हैं, मास परसेंटेज का डेफिनेशन क्या हुआ, मास परसेंटेज का डेफिनेशन हुआ कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। समझो, ध्यान से समझो क्या लिखा है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं तुमसे, इसको ध्यान से समझो, अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कह दूं कि मेरे पास 20% मास बाई मास किसका है, ऑफ NaCl सोल्यूशन है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं, तुमसे क्या बोला, अगर मैं तुमसे कह दूं कि 20% मास बाई मास NaCl का मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो मेरे को बताओ कि सॉल्यूट उसमें कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, पढ़ते कैसे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, एक सेकंड स्लाइड नया ऐड करना पड़ेगा, एक सेकंड, बस दो, कंट्रोल Z कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। तो समझो समझो मैंने क्या बोला, एग्जांपल के लिए मैंने तुमसे बोला कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया है कि 20% मास बाई मास है NaCl सोल्यूशन का, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि 100 ग्राम NaCl का सोल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम जो है वो NaCl प्रेजेंट है। इसका सिंपल से कहने का मतलब ये है, समझे। तो मैंने क्या बोला कि मास एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये पहला एग्जांपल था। लेट्स दूसरा एग्जांपल मैं कह दूं 10% ऑफ अ शुगर सोल्यूशन, और ये 10% क्या है, ये मास बाई मास है। तो कितनी सिंपल चीज है, क्या बोला, 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन में, 100 ग्राम शुगर सोल्यूशन में कितना है, 10% है, इट मींस 10 ग्राम शुगर है। क्या बात है, तो बस यही चीज है, पढ़ने तुमको आना चाहिए। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कुछ भी हो, 80% दिया हो कोई बात नहीं, 100 ग्राम सोल्यूशन में 80% सोल्यूट है, 20% दिया हो समझ गए, 10% दिया हो समझ गए, 80% दिया हो समझ गए, 75% दिया हो कोई बात नहीं, 100 ग्राम में 75 ग्राम है, 60% दिया हो 100 ग्राम में 60 ग्राम है, 50% दिया हो 100 ग्राम में 50 ग्राम है। इट मींस मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, उसी को मास ऑफ सोल्यूट का परसेंटेज कहते हैं। इट मींस मास बाय मास परसेंट कहिए या फिर वेट बाय वेट परसेंट कहिए, फार्मूला आपके सामने है। कभी अगर निकालना हो परसेंटेज तो सोल्यूट का मास रख दीजिएगा, नीचे टोटल मास सोल्यूशन का रख दीजिएगा, और हमेशा याद रखिए ग्राम में रखिएगा। सोल्यूशन का मास अगर केजी में दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट करिए ग्राम में, नीचे हमेशा रेफरेंस पे ग्राम ही रहता है, क्योंकि डेफिनेशन में दिया गया है कि प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट किसी भी सोल्यूट का कहा जाएगा। ओहो, क्लियर हो गया। लैग, अरे अरे कब से लैग हो रहा है भाई, नहीं होना चाहिए यार। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी अभी फोन कहाँ है मेरा, फोन कहाँ है मेरा, ठीक तो है यार, नेटवर्क वोटवर्क तो सही है। जो मेन हेडिंग है उसे हाईलाइट कर दिया करें। ओके ओके, लो भाई, ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है, ये डब्बा बना दिए, ठीक है। चलिए, अरे क्लियर हो गया भाई, इतना तो सिंपल है यार, क्लियर हो गया कि मास बाय मास परसेंट क्या है। क्लियर हो गया, बताओ यार, एग्जाम्पल भी लेके समझा लिया, बोलो बोलो। क्या बात है, मास बाय मास परसेंट समझ आया, या फिर उसी को वेट बाय वेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, मजा, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब मास बाय मास तो हो गया, अब किसकी बारी, मास बाय वॉल्यूम। अब एक समझ गए तो यार फिर आगे समझना तो बहुत ही आसान है। क्यों भाई, आओ देखो, थोड़ा मैं स्लाइड को ऐड कर लूँ, जितना हो पाता है आज कर लेते हैं, आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, सेकंड, है ना, जैसा कि
किसी ने कहा है कि सर हाईलाइट कर दीजिए, तो ये लीजिए, जब डब्बा बनाया था ये टॉपिक है हमारी, ठीक है। अरे कहाँ गया, ये रहा। हाँ जी, आ जाइए, ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म क्या है भाई, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब कित या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मास बाय वॉल्यूम बोले, वेट वॉल्यूम बोले, एक ही चीज यूज करना, ठीक है। अब तो समझ गए होगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझो। अच्छा, इस चीज को कैसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ना सीख लो। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना। उधर क्या यूज किए थे, नीचे ग्राम यूज किए थे, है ना, नीचे। अभी समझो, नीचे क्या है, नीचे है वॉल्यूम का टर्म, ऊपर क्या है, मास का टर्म। तो ये तो समझ आ गया हो कि सर फार्मूले में पक्का ऊपर ऊपर क्या होगा, मास होगा, नीचे पक्का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, तभी उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। पढ़ना सीखो आओ, ये क्या होता है, पढ़ना सीखो। मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, ध्यान से समझना, क्या बोला था उधर कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको ऐसे लिख लो कि मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कह लो, प्रेजेंट ही लिख लो जब प्रेजेंट लिखते आ रहे हो तो, प्रेजेंट इन 100। अब ये बताओ क्या लिखूं, उधर ऊपर भी मास था नीचे भी मास था, तो मैंने ग्राम डाला। यहाँ ऊपर मास है लेकिन नीचे वॉल्यूम है, तो क्या मैं इसको लीटर डालूंगा कि नहीं डालूंगा, बताओ सब लोग जल्दी से। लीटर डालूंगा कि नहीं डालूंगा, ठीक है, लीटर डालूंगा कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है ना जी, जल्दी से बताओ। सिंपल है ना, अरे रिलेट करो थोड़ा पीछे से। उधर ग्राम सिंपल चीज है, तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इस मेजर करते हैं लीटर में, तो उसको हम क्या डालेंगे, जैसे वहां क्या था कि मास एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, मास एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर। अरे सब बताओ यार, एक ही बताया बस, 100 ml, बिल्कुल सही। गलती से भी लीटर डाले खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, वहीं मिली लीटर डालेंगे, ml डालेंगे, क्यों, क्योंकि वहां भी देखो ग्राम था, केजी नहीं था। यहाँ भी क्या होगा, मिलीलीटर होगा, लीटर नहीं होगा। यस, ठीक है, आ गया ना चकमा। यस, लीटर नहीं, ml। यही यही कंफ्यूजन को दूर करना है बस। मैंने क्या बोला कि मास एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप देखो कितना सिंपल हो गया, अब पढ़ना सीख जाओ बस। सिमिलरली अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्या होगा भाई, ऊपर तो मास एब्सोल्यूट ही रहेगा अभी भी। ये सब किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हमेशा याद रख लो, ये सब सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट हो रहा है। सो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर तो मास एब्सोल्यूट ही रहेगा सर जी। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इस बार वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बताओ बताओ किसमें, मिलीलीटर में, इनटू 100। क्या बात है सर, ये लीजिए तैयार हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है। लीजिए भाई लीजिए, ये आपका तैयार है मास बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल सीखे कैसे, देखो एग्जाम्पल, मान लो मैं तुमसे कह दिया 10% वेट बाय वॉल्यूम है NaCl का, वही एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी मस्त सी चीज है ना, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम ये बोलेंगे कि 100 ml वॉल्यूम में, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl में कितना है, 10%, इट मींस 10 ग्राम ऑफ NaCl है। क्या बात है सर, अगर मैं यही कहता कि 56% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, तो क्या बोलते, अरे बिल्कुल सिंपल है सर, 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl में 56 ग्राम, मतलब 56 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। पढ़ना सीख गए, पढ़ना सीख गए, क्लियर है। हाँ, तो इसीलिए 1000 ml नॉट 100। अच्छा हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया यहाँ। नहीं 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 नहीं, तो वो 1 लीटर में हो जाएगा ना, क्या तुम भी कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को। 1 लीटर में नहीं, हम यहाँ रेफरेंस 1 लीटर नहीं, हमेशा नीचे 100 ही होना चाहिए। तुम मेरे को कंफ्यूज मत करो, इट इज अ रेफरेंस। हमारा रेफरेंस यही है कि हम नीचे 100 का टर्म लेंगे, या तो ग्राम या तो मिलीलीटर, समझे, तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो,
हाँ, 1 लीटर में 1000 ml तो होता ही है, वो तो सबको पता है। तो हम 1 लीटर का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं ना नीचे, हम 1 लीटर का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं ना, हम 100 का रेफरेंस ले रहे हैं। और 100 का रेफरेंस लेंगे तभी मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम डिफाइन होगा, समझे? नीचे हमेशा रेफरेंस 100 का ही होता है सॉल्यूशन में, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 1000 कैसे यूज करें हम? परसेंटेज कभी किसी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हो? डिवाइड बाय 100 करके करते हो। तो क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज लिए रेफरेंस 100 लिया जाएगा ना, तो चाहे आप 100 ग्राम ले ले या 100 ml ले ले, 1000 इज नॉट करेक्ट, समझे? हम्म, समझे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अब? ठीक है, अपने साथ साथ मुझे भी कंफ्यूज करते हो, हैं? बताओ बताओ, क्लियर है ना? चलिए 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 चलिए, अब ये पढ़ना सीख जाओ तुम। 100 ग्राम हमेशा हमारा रेफरेंस रहेगा। चलिए, थर्ड क्या है भाई? थर्ड कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारा? आ जाओ। तो एज यूजुअल हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अरे, इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि टॉपिक अलग रहेगा, है ना? थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है, बड़ा सिंपल है सर जी। अब तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, थर्ड क्या था देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको वी बाई वी लिख लो, परसेंट। किसका? हमेशा याद रखो, सॉल्यूट के रेफरेंस में हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वी बाई बी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? अब देखो कितनी सिंपल चीज है। पीछे क्या था? मास बाय मास था, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास। अगले वाले में मास बाय वॉल्यूम था, तो ऊपर भी मास नीचे वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का सिंपल सी मतलब है सर कि ऊपर भी वॉल्यूम होगा और नीचे भी वॉल्यूम होगा। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, याद रख लो, सॉल्यूशन ले रहे हैं हम हमेशा नीचे, किसमें? ml में। और रेफरेंस के लिए क्या होगा वो? 100। रेफरेंस के लिए क्या होगा वो? 100, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी क्या है? अरे परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, ठीक है? और इनटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज में आंसर दे देगा। ये आंसर लिख रहा हूँ परसेंटेज, ठीक है? आगे मत लगा देना फार्मूले में परसेंटेज, ठीक है? फार्मूले में कोई परसेंटेज नहीं है, ये आंसर परसेंटेज में आएगा, इसलिए आगे उसकी यूनिट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? अब इसको कैसे पढ़ते हैं सर जी? कितना सिंपल सी बात है यार, देख लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बोलो, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कितनी सिंपल सी चीज है यार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे कह दूं 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम ही ले लो, तो क्या है? 100 ml ऑफ NaCl में कितना होगा? 20 ग्राम ऑफ NaCl एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी लग तो नहीं रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं लग रहा है? सबको क्लियर है? समझ आया सबको? क्लियर एंड इजी। चलिए, तो आज 3 कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ा। कौन कौन सा? एक तो मास बाय मास, दूसरा मास बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है? थोड़ा सा फटाक से समराइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। और पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने बॉइलिंग पॉइंट की चीजें पढ़ी, बहुत ढंग से हमने बॉइलिंग पॉइंट को समझा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है, ठीक है? एक्चुअल में आज तुमको समझ आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वरना अभी तक तुमने सिर्फ यही बॉइलिंग पॉइंट रट के पढ़ के याद किया था, जो छोटे क्लासेस में सबको पढ़ाया जाता है। क्या? कि ऐसा पॉइंट जिसपे जो है वो लिक्विड जो है वो अपने वेपर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, है ना? बट ऐसा नहीं है। आज हमने क्या देखा? वेपर प्रेशर के टर्म में देखा, है ना?
एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा। साथ ही साथ कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म को अभी पढ़ लिया है, ठीक है। कल का लेक्चर जो होगा कंसंट्रेशन टर्म पे, वो क्या होगा, वो होगा आगे हम पढ़ेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन पे। मोल तो पढ़ा चुका हूँ, मोल फ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के बाद मोलालिटी, मोलैरिटी, ये सब क्या होता है ये सब देखेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी कवर अप करेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें कवर होंगी। कल का लेक्चर जो होगा वो मुझे लगता है कि फाइनल लेक्चर होगा तुम्हारे कंसंट्रेशन टर्म पे। कल मैं पूरा कंसंट्रेशन टर्म निपटा दूंगा, ठीक है। हाँ, निपटा ही दूंगा कल, ठीक है, अच्छे से, ठीक। इस चैप्टर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दीजिएगा। करा देंगे भाई। मैं पिछले में भी तो हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया था जिससे आते हैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पिछला जो 10-15 क्वेश्चन था वो भी हर टॉपिक से लिया था, जितने मैक्सिमम टॉपिक्स में तुमको समझाए थे। वैसे ही यहाँ भी 10-15 क्वेश्चन ले लेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखो प्रैक्टिस तो तुमको खुद ही से करनी पड़ेगी। मैं बता सकता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन जो है वो तुम देखो तो उसे पता चला ना कि हाँ क्या पढ़ाया और क्या रिलेट किया, तो किससे क्या चीज़ें आई एग्जामिनेशन में, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस तुमको खुद ही करना, पेपर में बैठ के थोड़े दूंगा यार तो जितना प्रैक्टिस तुम खुद से करोगे दैट विल बी इनफ, ठीक है। हालांकि मैं तो कराता ही हूँ 10-15 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन करना चाहते हो तो ऐसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है यार, समझ रहे हो। अगर टॉपिक में क्वेश्चन कराते चलूँ तो क्वेश्चन में समय देना, फिर यहाँ देना, तो मैं सबसे, हाँ सच में, हाँ सबसे अच्छी चीज़ यही है ना कि एंड में करा देना। एक पूरा सेशन उस क्वेश्चन के लिए मैं लेता ही हूँ। इससे क्या होगा कि एक तो तुम्हारे लिए जो लेक्चर की लेंथ है वो ना ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। कभी अगर दोबारा रिवाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो एग्जाम से पहले, तो 2x पे करके इन्हीं सब लेक्चर को आराम से देख लो अगर कम होगा तो लेक्चर की लेंथ ज़्यादा ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, इसीलिए प्रॉपर 1 घंटे का लेक्चर रखता हूँ मैं। उसमें भी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ा देता हूँ, ताकि क्वेश्चन एंड में करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में इस सेशन के बाद।